गाइस, तो अब ना ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल के बाद भी तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इससे भी हमारी यूनिट ना उसमें असेसमेंट में भी सवाल आए थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले तो आपने इसका निंजा नेट का लेक्चर लाजमी ले लेना है, वो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझा देगा। ठीक है, ये उसका पूरा का पूरा वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के सारे पाथवेज वगैरह से बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस आपको आनी चाहिए, बिकॉज सिग्निफिकेंस वो पाथवेज की पूछ ही लेते हैं, तो आपको इस तरह करके चीज़ें आनी चाहिए होती हैं, तो ये कर लेना। उसके बाद हमारे पास अब चैप्टर वाइज अगर स्टार्ट करें तो आपके पास सबसे पहले वो यही पूछते हैं कि कौन कौन से ना सोर्सेज हैं जिनसे आपके पास ना बनाते होते हैं आप ना ये ग्लूकोज ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो ये सारे सोर्सेज हैं, इनको आपको पता हो कि ये आपके पास इन सोर्सेज में बनता है। ये यहाँ पे भी वही हैं, सबस्ट्रेट्स कौन से होते हैं, तो वही वाले सबस्ट्रेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो पूछते हैं कि ग्लिसरॉल से किस तरह आप बना सकते हैं, तो आपको ये बनाना आना चाहिए। वो आप वो जब लेक्चर देख लोगे वो भी समझा देंगे, और इसके अलावा आपको यहाँ से भी ना नज़र आ जाएगा। और ये इधर ना ये कोरी साइकिल है, ये कोरी साइकिल की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। और इसके अलावा ना यहाँ पे आपके पास ये लैक्टेट से किस तरह बनाते हैं, तो वो थ्रू कोरी साइकिल है। और ये आपके पास पूरा उन्होंने कोरी साइकिल बनाया हुआ है, लेकिन आप उधर से देखोगे ना निंजा का लेक्चर, तो उसमें भी कोरी साइकिल ज़्यादा अच्छे से आपको मिल जाएगा, तो वो कोरी साइकिल उधर से देख लेना, अच्छा बना हुआ है। ठीक है, और अगर सिंपली पेपर में इस तरह का करके बना दो ना तो बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। कोरी साइकिल यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। उसके बाद थ्योरी में मैं फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ नहीं आता होता थ्योरी के अंदर से। बस आपको ना मेन ना बातें डायग्राम्स अच्छे से करनी होती हैं, वही सारी बातें, ना कि फिर ना पेप सिंथेसिस किस तरह होती है, ये आप देखोगे ना। ये इधर से आपको इस तरह की सारी बातें अच्छे से करनी है कि फास्टिंग स्टेट का इस पूरे मैकेनिज्म पे क्या अफेक्ट होगा। ठीक है, आपके पास अगर हाई एसिटाइल को है तो उससे आपके पास इस एंजाइम की पीसी जो है, ये हमारे पास एंजाइम ना उसके ना पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है शायद, तो उसके आपके पास एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और ये फास्टिंग स्टेट के अंदर क्या अफेक्ट होगा, ठीक है, उसमें भी पीसी की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी फास्टिंग स्टेट के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा होगा, बच्चों वाली बात है, सबको ही पता है। उसके बाद हमारे पास आगे बढ़ें तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आके ना आपको फिर वही वाली जो ना हमने ग्लाइकोलिसिस वाले चैप्टर में ना मैंने बताया था कि वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 और ना ये फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट 2 जो है, इनका एक कॉम्प्लेक्स होता है। वही जो हमारे पास वहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 को हमने यूज़ किया था ना, वही वाला एंजाइम है, उसी का यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन अब उन्होंने इसको ना इसके ना ग्लूकोनियोजेनेसिस के उसमें किया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे मैंने इसको यूँ किया हुआ है कि ऊपर से वो उन्होंने भी कहा ना ग्लूकागॉन वगैरह आया या एपिनेफ्रिन आई है, तो उससे आपके पास मैंने ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताया हुआ है कि क्या क्या हो रहा है। और ये आपके पास ये सारा कुछ ग्लूकोनेशन ज़्यादा करा रहे हैं, और ये फास्टिंग स्टेट में हो रहा है। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास ना इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो रहा है, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो ये होगा, जिससे आपके पास क्या होगा, आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होगी ना वो कम हो जाएगी, लेकिन ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होगा। और हमें पता है कि ये फैट स्टेट में होता है, तो ये फैट स्टेट और फास्टिंग स्टेट की सारी बातों को आपने लाजमी याद रखना। फिर आपको पता हो कि ये AMP और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है ना, ये इनहिबिटर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को एक्टिवेट किया करता है, इनहिबिट ये करता है। ये रेगुलेशंस जो है ना, ये सारी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपने ये रेगुलेशन किसी भी सूरत नहीं छोड़नी होती। रेगुलेशन का आसान तरीका यही होता है, आप ना डायग्राम्स अच्छे से कर लो। ठीक है, उसके बाद ये आगे ना आगे फजूल चीज़ें हैं, ये कितनी कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, डायग्राम्स बस देखते जाओ और उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास आपको इन्होंने ये बताया हुआ है ग्लूकागॉन का, ये ग्लूकागॉन लिखा हुआ है ना, तो इसका ग्लूकागॉन का इफेक्ट बताया हुआ है, रीड कर लेना। मेजर बातें यही हैं कि वो किस तरह वो जाके CMP पाथवे के थ्रू ना ये PK को ना वो कर देती है, इनएक्टिव कर देती है, और उससे फिर आपके पास PEP कन्वर्जन कम हो जाती है। और ये तो यहाँ पे ये पायरुवेट काइनेज एंजाइम के बारे में उसके ना उसकी रेगुलेशन वगैरह का बताया हुआ है। यहाँ पे भी ये वाली डायग्राम, ये डायग्राम देख लेना, फास्टिंग स्टेट पे क्या इफेक्ट होगा, या मेन बातें यही हैं ना, फैट स्टेट और फास्टिंग स्टेट में क्या इफेक्ट होगा, और बाकी साइकिल आपको आना चाहिए, और कौन से सोर्सेज थे और किस किस तरह आपके पास उन सोर्सेज से आपके पास ना ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, ये सारा आपको पता हो ये। अच्छा, मैं रिकमेंड करूँगा इसके बाद ना, ये निंजा का देखने के बाद ना आप लाजमी तौर पर डॉक्टर राजेश जम्भुलकर का भी लेक्चर लाजमी लें,
क्योंकि ना ये डॉक्टर राजेश जम्बुलकर ने ना ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इस तरह करके उन्होंने पहले वो पूरा ग्लाइकोलिसिस को करके उसके बाद ना यहाँ पे मेजर जो 3 स्टेप्स चेंजिंग है ना उनको यहाँ पे अलग से करके ना ये 1 2 3 की फॉर्म में कराया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको वहाँ से अच्छा होगा। और इसके अलावा ना ये आप आगे वैसे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर अच्छे से पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ये जो है ना TCA के उनके अंदर कौन कौन से ना प्रोटीन वो अमाइनो एसिड्स जाते होते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना है। वो पेपर में कोई भी आपके पास ना अमाइनो एसिड दे देते हैं और कहते हैं अब इससे आपके पास ना वो किस तरह ग्लूकोज बनेगी, तो आपको फिर वो पूरा का पूरा प्रोसेस यहीं से करके बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको लाजमी आनी चाहिए। और एंड में इसका ये एंजाइम है जिसकी ना ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जिसकी रेगुलेशन उन्होंने बताई हुई है, तो ये करनी है। इस तरह करके ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कंप्लीट हो गया।